हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र 1 पर डिस्कशन होना शुरू हो रहा है। दोस्तों, हमारा मैं प्रारंभ में ही बता दूं दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रमुख राजनीतिक विचारक वाला सेक्शन या कहें कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है और किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है। इसलिए किसी को भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए ये सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको देखिए बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जो है आपके लिए यहाँ पर कोड किया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज से शुरुआत करेंगे हम राजनीतिक विज्ञान के पहले प्रश्न पत्र पर, जिसमें हम बात करेंगे पूरे सब्जेक्ट में हम बात करेंगे प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर, जिसमें कि पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत जितने भी संभवतः प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक जितने भी पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उन सब पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों आज से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारा पहला लेक्चर है, इस सब्जेक्ट का ये पहला लेक्चर है। काफी ज्यादा डिमांड थी इसकी, इस सब्जेक्ट की काफी ज्यादा कमेंट थे हमारे पास में, इसलिए दोस्तों आपके लिए अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आपके लिए हम ये सब्जेक्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि कंटिन्यू अभी इस पर क्लासेस कंटिन्यू रहेगी अपनी। डेली आपको कम से कम एक सब्जेक्ट एक लेक्चर आपको पर डे मिलता रहेगा, बाई चांस कभी छूट जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं, क्लास शुरू करूं उससे पहले ही बता दोस्तों, ये चूंकि हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर में बात ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजियों पर अधिक से अधिक बात करनी होती है, ताकि आगे जब लेक्चर होगा तो उनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और आगे के लेक्चरों में ज्यादा समय हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पर ज्यादा समय ना देना पड़े, ठीक है। तो इस कारण से इस सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम अलग से लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बेसिक बातें हम ज्यादा करेंगे, इसमें ज्यादा इतना वर्डन नहीं रहेगा, सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। जब तक आपके एक दिमाग में पूरा एक जो है स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है कि ये जो प्राचीन जो थिंकर्स है, प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन है, ये क्या है, या इसकी, जैसे कि आज हम टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है। तो जो प्राचीन भारत के जो राजनीतिक विचारक थे या राजनीतिक जो चिंतन था पूरा, उसकी विशेषताएं क्या है, तो इससे हम इस पूरे सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे दोस्तों, कि किस प्रकार से प्राचीन समय के विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए थे, और कितने विचारक ऐसे थे जो एक मत थे किसी एक व्यवस्था को लेकर के, और ऐसे कौन विचारक थे जो अलग अलग मत प्रकट करते थे। तो इन विशेषताओं के अंतर्गत काफी सारी बातें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के तहत देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, पहली बार जो भी हमारे सेशन को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट को, बीए के सभी सब्जेक्टों को विद नोट्स आपको फुल विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर तो डिस्प्ले भी हो रहा है आपको कि जितने भी यहाँ पर लेक्चर होते हैं दोस्तों बीए के पूरे दोस्तों यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए ही हम यहाँ पर पूरे विस्तार पूर्वक आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इसी कारण से हम आपको नोट्स भी देते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय रिवीजन भी लगा सके और आपका कंसेप्ट पर बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर सके। विशेष चीज दोस्तों, अगर आप बीए के बाद में अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से एनालाइज करना प्रारंभ कर दीजिए। और हमारा जो ये सेशन आता है, जो जितने भी लेक्चर आते, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कुल कुल टोटल दोस्तों हमारा ये लेक्चर होता है, ये लंबा, इसकी लेंथ इसीलिए बढ़ जाती है कि आधे घंटे से ऊपर के या एक एक घंटे तक क्लास चली जाती है। उसका विशेष कारण यही है कि हम प्रत्येक लेक्चर में सिर्फ एनालाइज करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट को तो आप किसी भी किताब से, किसी बुक से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन उस टॉपिक पर जो आप पढ़ रहे हैं, उस पर एक व्यवहारिक रूप से समझ रखते हुए उसका एनालाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और हमारा पूरा फोकस पूरे सेशन में इसी बात पर रहता है कि हम टॉपिक को पूरे डीपली जाकर के उसका एनालाइज कर ले, ठीक है। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने इस पर एक जो है सिलेबस एनालिसिस का लेक्चर नहीं लिया है ना, इसमें ही बता देता हूं मैं आपको दोस्तों। इस लेक्चर के बाद में जो हम बात करेंगे, इस लेक्चर के बाद में, एक मिनट कहाँ है भाई, ओके। इस लेक्चर में दोस्तों, इसके बाद में कंटिन्यूअसली वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनु और कौटिल्य की। उसके बाद में दोस्तों, ये देखिए क्रम है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हिल ग्रीन, और उसके बाद में बेंथम, जॉन एस मिल, मार्क्स, लेनिन, एम एन राय, महात्मा गांधी, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और
उपाध्याय। तो इन सब के बारे में वन बाय वन करके हमारा डिस्कस होगा, है ना। और दोस्तों मैंने सिलेबस एनालिसिस का सेशन इसलिए भी नहीं लिया है क्योंकि काफी सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में काफी सारे दोस्तों को एक डाउट हो जाता है कि सर हमारे इसमें से 2 टॉपिक छूट रहे हैं, सर हमारे इसमें से 1 टॉपिक छूट रहा है, ये नहीं हो रहा है। और जबकि चूंकि दोस्तों सिलेबस एनालाइज करने के बाद भी जब हमारी सीरीज कंप्लीट होती है तो उसके बाद में स्टूडेंट की या आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसमें टॉपिक को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में हमारे यहाँ पर 8 राज्य हैं, 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है और उन हर एक राज्य में दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटियां भरी हुई है और हर यूनिवर्सिटी अपने अपने अनुसार सिलेबस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी को एक साथ कवर करना आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कितना मुश्किल कार्य होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं जितना भी संभव हो उतना प्रयास में करता हूं कि एक ही सीरीज में ऑल यूनिवर्सिटी के सभी टॉपिकों को मैं प्रोवाइड कर दूं। लेकिन एक अकेले बंदे के लिए इतना करना इतना आसान संभव नहीं है, आसान नहीं है। चलिए संभव तो है, असंभव जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। करने की अगर इच्छा है तो सब होता है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। काफी अब तक जान चुके हैं आप हमारे बारे में, काफी इस सेशन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी हमको फॉलो करते हैं तो आपको तो सब कुछ पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको जो पहली बार आए हैं उनको बताना आवश्यक होता है, इसलिए आप लोगों का मैंने ये लगभग 2 मिनट के आसपास आपका टाइम लिया है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हाँ एक बात और है कि हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट आपके पास ना रहे बल्कि वो डाउट हमारा डाउट बन जाए और हम तुरंत उसको सोल्व कर दें, ठीक है। और जितने भी नोट्स है दोस्तों क्लास नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जहां पर जाकर के दोस्तों आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लेकर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जितने भी लेक्चर होते हैं हमारे सभी लेक्चरों की अलग अलग विषय पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों, जिसे जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार टॉपिक को जो है क्रम अनुसार उस टॉपिक के वीडियो को मैच करके और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन की। बाकी में बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये शुरुआत है किसी भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआती जो दोस्तों हमारा डिस्कशन होता है ना वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ये एंड तक चलने वाला, याद रखिएगा। आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे लेक्चर में वो सारी टर्मिनोलॉजी एंड तक चलने वाली है, याद रखिएगा, एंड तक, है ना। तो इसलिए दोस्तों पूरे ध्यान पूर्वक इस सेशन को जरूर आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। बीच में से कई सारे स्टूडेंट की एक समस्या होती है, बीच में से सेशन को अटेंड कर लेते हैं और फिर बस कमेंट करते हैं सर हमको ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कई सारी समस्याएं होती है। अब 1 2 या 100 भी 200 भी मान लीजिए दोस्तों कि इतने स्टूडेंटों के लिए भी वापस से लेक्चर को रिपीट करना इतना आसान काम नहीं होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि आपके सिर्फ बीए में एक यूनिवर्सिटी के पास में 36 सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हमें कवर करना होता है और कवर यहाँ अकेला आपके लिए पढ़ने में 6 सब्जेक्ट पढ़ने में आपके लिए साल भर कम पड़ जाता है। तो फिर सोचिए 36 सब्जेक्ट कवर करना मुझ अकेले के लिए कितना प्रॉब्लम देता होगा, है ना। तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको कंटिन्यूअसली बनाए रखें, पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े दोस्तों। सभी विषयों पर लेक्चर आपको जरूर प्रोवाइड होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट प्रोवाइड जरूर होंगे। अगर शुरुआत की किसी भी सब्जेक्ट की तो उसका अंत जरूर होगा, अर्थात कि उसे कंप्लीट हम जरूर करेंगे, है ना। और वो भी पूरी श्योरिटी के साथ में और पूरे फुल डिस्कशन के साथ में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में फटाफट निपटा दिया जाए आपको, ऐसा नहीं है, फुल टोटल एनालिसिस के साथ में, फुल लेंथ एनालिसिस के साथ में, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों आज हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। इस फर्स्ट यूनिट में दोस्तों हम 3 टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे, 3 टॉपिक। उसमें प्रथम टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे हम लोग कि प्राचीन भारतीय इतिहास का चिंतन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मनु पर और उसके बाद में दोस्तों कौटिल्य। तो इनके विचार हम देखेंगे, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत जो मानी जाती है वो दोस्तों हम मनु से ही मानते हैं, मनु से ही हम राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं। मैंने वैसे सोचा था
कि क्यों ना इसे जो है अरस्तु या प्लेटो से स्टार्ट कर दी जाए, परंतु अगर हमने इनको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इस कारण से इनको कवर करना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रम जो होता है हमारे अध्ययन का बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के सारांश की, कि आज का जो पूरा लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वाली स्लाइड में आप लोगों के लिए लेके आता हूं। क्यों लाता हूं? ये इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पूरे लेक्चर का सारांश क्या है या इसकी व्याख्या क्या होती है। क्योंकि जब आप एग्जाम में कॉपी आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, इंट्रो ही लिखेंगे ना, परिचय लिखेंगे ना, और उसी परिचय को या तो आप अर्थ लिखेंगे, वहां पर हेडिंग जो डालते हैं आप, या तो अर्थ की हेडिंग डालेंगे, या परिचय की डालेंगे, या व्याख्या की डालेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी एक व्याख्या है। अगर आप पूरा ऐसा का ऐसा ही स्ट्रक्चर दोस्तों अगर आप एग्जामिनर को अपनी आंसर शीट में बनाकर दे देते हैं, तो सोचिए कॉपी चेक करने वाले को आपके पूरे आपने कॉपी के अंदर क्या लिखा है, आपको बाहर ही देखने को मिल जाएगा कि इस बंदे ने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर ही उस पूरे आंसर को शॉर्ट फॉर्म में देख लेगा, एक इंडेक्स के रूप में देख लेगा, तो वो कितना हैप्पी हो जाएगा। जब वो हैप्पी होगा तो मार्क्स भी हैप्पी, है ना। तो चलिए, तो दोस्तों इसके सारांश के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों हम इसके अंतर्गत 8 पॉइंटों, माफ करना 6 पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे, 6 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। अर्थात कि देखिए पॉइंट तो है विशेषता है। इस विशेषताओं के अंदर आपको इस चिंतन की, जो प्राचीन चिंतन है राजनीति का, इसकी पूरे अर्थ भी मिल जाएगा, इसकी परिभाषा भी मिल जाएगी, इसके लक्षण भी मिल जाएंगे, इसकी विशेषता, महत्व, तत्व A to Z आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपको ये विशेषता वाला टॉपिक अर्थात आज का जो लेक्चर है दोस्तों, पूरा व्यवहारिक रूप से समझना है। कोई थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंतर्गत नहीं होने वाला है, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आज के लेक्चर को आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ उसको समझेंगे, है ना। अपने मस्तिष्क के अंदर आज के इस लेक्चर को डाल ले, क्योंकि इससे सारी टर्मिनोलॉजी जितनी भी होती है, जितनी भी शब्दावलियां हैं, ये पूरे एंड तक चलने वाली है। ठीक है, और जो पार्ट हम दोस्तों प्रश्न पत्र सेकंड में पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान के प्रमुख देशों के संविधान वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उससे डिफिकल्ट पड़ेगा ये। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इस प्रकार की शब्दावलियों का हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, या कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही इसको पढ़ रहे हैं। 95% से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इसे पढ़ेंगे, प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर अध्ययन करेंगे, है ना। इसलिए काफी ज्यादा स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंटों के लिए एक ये नया चैप्टर है, एक नया सब्जेक्ट है। इसलिए धैर्य बनाए रखे, आराम से सिर्फ इसको सीखते चले, अपने व्यवहार में उतारते चले, व्यवहारिक रूप से इसको समझते चले। मैं फिर बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट आपको इस दुनिया में लाखों किताबें इसके ऊपर छप चुकी है, कहीं से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या कहीं से भी मिल जाएगा आपको डाटा पढ़ने के लिए। लेकिन व्यवहारिक अध्ययन दोस्तों बहुत आवश्यक होता है, जो हर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके अंतर्गत हम 6 पॉइंटों पर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत और धर्म के अभिन्न अंग। राजनीतिक सिद्धांत, धर्म के अभिन्न अंग। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य नितांत आवश्यक और उपयोगी। राज्य की आवश्यकता यहां देखने को मिलेगी, और राज्य क्यों उपयोगी है उसका कारण भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्य व शासन के ध्येयों के संबंध में एकमतता, ध्येय अर्थात उद्देश्य या कहें कि लक्ष्य। ठीक है, भारतीय विचारकों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति, जितने भी भारतीय विचारक रहे हैं हमारे प्राचीन समय के, उनकी एक मिलीजुली जो प्रवृत्ति थी सोच की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मानव में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता और दंड शक्ति को अत्यधिक महत्व। ठीक है, इन 6 पॉइंटों पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करें दोस्तों आज के लेक्चर की। शुरुआत करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। चलिए, शुरुआत करने से पहले आप ये समझिए कि ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, तो आपको इसकी विशेषताएं बताने में या इनको समझने में समस्या नहीं होगी। देखिए, चिंतन का अर्थात तो होता है दोस्तों उसके विचार हम देखिए व्यवहारिक रूप से समझ रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ऐड मत कीजिए, बिल्कुल एकदम फ्री होके बैठिए और सोचिए
कि जो हमारे प्राचीन समय के राजनीतिक विचारक थे। अब ये राजनीतिक विचारक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसे विद्वान लोग थे, वो ऐसे विद्वान लोग जो राजनीति में पारंगत थे। भाई आज भी तो कुछ राजनीतिक पारंगत देखने को मिलते हैं हमको। जो भी सलाहकार होते हैं, राजनीतिक सलाहकार होते हैं सरकार के या पॉलिटिकल पार्टी के या विशेष बड़े बड़े नेताओं के, एक पॉलिटिकल सलाहकार अलग होते हैं। तो उन्हीं सलाहकारों को या फिर कुछ ऐसे राइटर होते हैं, लेखक होते हैं जो राजनीति पर दिन प्रतिदिन अपने लेख लिखते रहते हैं। तो इसी प्रकार के ऐसे ही विद्वान प्राचीन समय में भी पाए जाते थे। तो अब कौन से विद्वान ने क्या लिखा है इसके बारे में, उन्होंने राज्य को या राजनीति को या जनता को किस प्रकार से वर्णित किया है, ये सब जो उनके पूरे विचार थे, उन विचारों को ही दोस्तों यहाँ पर चिंतन कहा जा रहा है कि प्राचीन समय के जो विचारक थे या प्राचीन समय के जो विद्वान थे, जो राजनीतिक क्षेत्र में पारंगत थे, महान थे, है ना, बुद्धिमान, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में काफी ज्यादा पारंगत थे, ऐसे विद्वानों ने क्या वर्णन किया है उस समय की समाज का या राज्य का या जनता का? क्या उन्होंने राज्य को महत्व दिया या उन्होंने जनता को महत्व दिया या अपने राष्ट्र के विकास को महत्व दिया? तो जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों के आधार पर ही उनका जो राजनीतिक चिंतन था, जो उनकी सोच थी, वो प्रदर्शित होती है। और उसी सोच को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किसने क्या कहा था, किनके क्या विचार थे। अब यहाँ पर पर्टिकुलर हम किसी एक का नाम लेकर के तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे चल के वन बाय वन करके उन पर डिस्कस करेंगे। आज जो हम देखेंगे समग्र रूप से देखेंगे कि समग्र रूप से जो प्राचीन लेखक थे या कहें कि प्राचीन विद्वान थे, प्राचीन विचारक थे, उन्होंने क्या कहा था राजनीति विज्ञान को लेकर के या कहें कि राजनीति को लेकर के या राज्य को लेकर। ठीक है, हालांकि राजनीति विज्ञान उस समय नहीं थी दोस्तों, राजनीति विज्ञान आगे चलकर डेवलप हुई। ठीक है, शुरुआत में राज्य, फिर उसके बाद में फिर धीरे से राजनीति आती है, फिर राजनीति आने के बाद में फिर वो राजनीति विज्ञान बनती है, जब उसमें फैक्चुअल तथ्य आते हैं, फैक्चुअल तथ्य आते हैं, तब जाकर के वो राजनीति विज्ञान का रूप धारण करती है। ठीक है ना। तो आज ये अगर आपने इस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीटली समझ लिया तो आप भली भांति रूप से ये समझ जाएंगे कि हमारी जो राजनीति विज्ञान है किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई किताब ना होकर के, बल्कि ये हजारों सालों पहले से धीरे धीरे विकसित होकर आई है, जो धीरे धीरे विकसित होकर जो व्यवस्था चली आई है परंपरागत रूप से, वही हमें प्राप्त हुई है और उसी का वर्तमान में भी उसी राजनीति का एक डेवलप रूप है ना, परिवर्तित रूप है या कहें कि विकसित रूप है। ये जो आज की राजनीति है ये भी कहीं ना कहीं प्राचीन समय में पाई जाती थी, लेकिन हाँ इस फॉर्मेट में या कहें कि इस रूप में, इस स्वरूप में नहीं थी, उसका स्वरूप कुछ अलग था। अब क्या स्वरूप था उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो अब दोस्तों थोड़ा सा स्लाइड पर आइए, अब आपको पूरा थोड़ा ये समझ आने लगेगा। देखिए प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक चिंतन की अपनी परंपरा रही है। प्राचीन समय मतलब समझ रहे ना, ईशा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, ईशा पूर्व की। तो ईशा पूर्व के समय से ही भारत में राजनीतिक चिंतन की, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों भारत की जो संस्कृति है या भारत की जो ये भूमि पर जो राजनीति पनपी है ना, ये आज या कल की देन नहीं है, बल्कि ये बहुत हजारों साल पहले की देन है ना। क्योंकि पहले के भी विचारक ऐसे थे जिन्होंने राजनीति पहचान चुके थे, राज्य की अवधारणा कर चुके थे। अब यार कुछ सोचिए, आप अपने दिमाग में एनालाइज कीजिए इस चीज को कि अगर राज्य नहीं होगा तो राजनीति कहां से आएगी। कुछ सोचिए, अगर राज्य नहीं होगा तो राजनीति कहां से आएगी। और दूसरी बात, एक दूसरा पक्ष इसका यह है कि अगर राज्य है, एक पूरा देश है और राजनीति नहीं है तो उस देश का संचालन कैसे होगा। आप खुद ही सोचिए। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से परस्पर है, मिली हुई है ना। तो जब राज्य का उत्पन्न हुआ, जब राज्य अस्तित्व में आने लगा धीरे धीरे, जब लोग पहले जंगलों में भटकते थे, कहें कि जो पहले के जो आदि मानव थे, है ना, जो संगठित होकर भी रहना नहीं सीखे थे, वो धीरे धीरे संगठित होकर रहना सीखे, खाना खाना सीखे या कहें कि उसको पकाकर खाना सीखे, धीरे से फिर वो कृषि करना सीखे,
धीरे धीरे उनकी जो पूरी प्रजाति थी वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी, धीरे धीरे उनका विकास होने लगा, और जैसे जैसे वो विकास होता गया वैसे वैसे उनका संगठन और बढ़ने लगा, वो संगठित होने लगे। जब संगठित होने लगे तो उनमें कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न हुआ कि इतने सारे पूरे इतनी सारी जो पब्लिक है, पूरी जनता है, उन सभी जनता का एक मैनेजमेंट रखने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए। तो उस समय जैसे कि हम प्राचीन समय के लोगों में देखते हैं कि कुछ सरदार हुआ करते थे, है ना। तो इस सरदार टाइप में क्या था दोस्तों, ये प्राचीन समय की ही बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन समय में जो पूरे ग्रुप को लीड करता था उसे सरदार कहा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सरदार बना था प्राचीन समय में, ये सरदार क्या था दोस्तों, यही राज्य का संचालक था, अर्थात यही शासक का रूप था, जिसे आज हम राष्ट्रपति कहते हैं ना, वो सरदार था उस समय का। ठीक है। तो हालांकि वो पूरे राष्ट्र का संचालक नहीं था, वो सिर्फ अपने समूह का, अपने ग्रुप का था। तो धीरे धीरे इसका रूप बढ़ने लगा, धीरे धीरे जब इसका रूप बढ़ने लगा तो फिर धीरे धीरे वो युद्ध होने लगे, दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे, कब्जा करते करते अपने राज्य का विस्तार करने लगे। तो इस प्रकार से राज्य उत्पन्न हुआ, और जब राज्य अस्तित्व में आया तो फिर उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, और वहीं से राजनीतिक व्यवस्था भी जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस्तों भारत में प्राचीन समय से भारत में राजनीतिक चिंतन की अपनी एक परंपरा रही है। जो हमारी आज जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्राचीन समय की ही देन है, जो पश्चिमी राज दर्शन की तुलना में अधिक प्राचीन, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। पश्चिम मतलब क्या समझे दोस्तों, पश्चिम जब हम अपने गोलार्ध में, अपने जो मैप में देखते हैं तो देखिए भारत जो है पूर्व दिशा में है, जबकि पश्चिम में अगर हम कहें तो पश्चिम में हम दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली यूरोप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पश्चिम में यूरोप की बात करते हैं। ठीक है ना। तो यूरोप से बार बार यहाँ पर यूरोप से ही तुलना देखने को मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पर ये कहा गया कि हमारे भारत की जो परंपरा थी, जो राजनीतिक चिंतन था या राजनीति जो विचार थे, ये विचारक थे, इन्होंने उस समय इसकी परिभाषा दे दी थी जबकि जो पश्चिम में ये व्यवस्था डेवलप नहीं हुई थी, या कहें कि पश्चिम में उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। इसी आधार पर कहा गया है कि भारतीय जो राजनीति है वो पश्चिमी राज दर्शन से, अर्थात पश्चिमी राजनीति से पुरानी है, समृद्ध है और सुव्यवस्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये है ग्रामीण गणतंत्र से लेकर चंद्रगुप्त, अशोक के मौर्य साम्राज्य। देखिए दोस्तों कहां पर आ गए हम, प्राचीन भारतीय इतिहास पर आ गए। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे तो क्या देखा था हमने, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके समय में एक व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था थी। अशोक के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में कंप्लीटली राजनीतिक व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। उस समय दोस्तों यूरोप में कोई राजनीतिक व्यवस्था पनपी तक नहीं थी, जिस समय भारत में राजनीतिक व्यवस्था अपने चरम पर थी। इसी कारण से हम कहते हैं, इसी कारण से दोस्तों कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा प्राचीन है और बहुत ज्यादा सभ्य है। ये तो हम लोगों ने ही पश्चिमी व्यवस्था को अपना अपना करके हम लोगों ने ही हमारी संस्कृति को गवा दिया है। तो विश्व में दोस्तों भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में प्रख्यात थी, है ना। तो ये साम्राज्य, एक मिनट, यह साम्राज्य ब्रिटेन के वर्तमान साम्राज्य से भी अधिक विस्तृत थे और अपने काल में विश्व के महान राज्य थे। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या समझाएं यार, समझ आने की आवश्यक, इतने आसान भाषा में आपके लिए एकदम पूरा प्योर है। देखिए ये साम्राज्य ब्रिटेन के वर्तमान साम्राज्य से भी अधिक विस्तृत थे। ब्रिटेन का जो वर्तमान में जो ब्रिटेन का साम्राज्य है ना, उससे भी ज्यादा बड़े थे प्राचीन समय में। ठीक है। और इनमें मिस्र और यूनान से भी इनके कूटनीतिक संबंध हुआ करते थे। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, हमारी जो राजनीतिक चिंतन था, उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट ही यहाँ पर आपने देखे हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ इतनी सी बात कही गई है दोस्तों कि भारतीय प्राचीन जो परंपरा रही है हमारी राजनीति की, वो भारतीय जो राजनीतिक परंपरा है वो परंपरा काफी प्राचीन थी। अगर हम पश्चिम से तुलना करें तो पश्चिम से काफी प्राचीन थी, अर्थात पुरानी थी, समृद्ध थी और सुव्यवस्थित थी। और इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान में जो साम्राज्य आज ब्रिटेन में आप देखते हो उससे भी ज्यादा विस्तृत थी, उससे भी ज्यादा विस्तृत थी। और उस समय में दोस्तों, प्राचीन समय में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड होता था दोस्तों, विश्व व्यापार होता था इनका।
विश्व के अन्य देशों से व्यापार करते थे, जैसे मिस्र और यूनान से इनका व्यापार होता था। ठीक है, सोचिए इतनी व्यवस्थित हमारी राजनीतिक प्रणाली थी उस समय में। चलिए, तो ये था दोस्तों अभी तक का ये बेसिक एकदम जो है इसका बेसिक पार्ट था इसका, है ना, जिसके अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया है कि राजनीतिक चिंतन क्या था, हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या था। अब वन बाय वन करके जो हमने विशेषताएं देखी थी 6 पॉइंटों के अंतर्गत, उन पर हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम इसे कंप्लीट समझ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग। राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग। अब जरा दोस्तों इस पर फोकस कीजिए, राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग। चलिए पहले आप एक बार स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका व्यवहारिक पक्ष समझते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, प्राचीन भारत में धर्म को सर्वोपरि सत्ता प्राप्त थी। प्राचीन भारत में धर्म को सर्वोपरि सत्ता प्राप्त थी और भारतीय राज्य शास्त्र वेताओं ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। वस्तुतः उनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन धर्म के एक अंग के रूप में ही किया गया था। अब जरा यहाँ पर एक थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चले साथ में दोस्तों। अगर आज हम वर्तमान की राजनीति की बात करें तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वही राजनीति सफल है जिस देश में राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा गया हो। राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा गया हो, जिस देश में राजनीति और धर्म एक साथ मिल जाते हैं उस देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो विकास देश उतना विकास नहीं कर पाता है। लेकिन प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज के अंतर्गत, प्राचीन भारतीय राजनीति के अंतर्गत राज्य और धर्म आपस में मिले हुए थे। उस समय जो भी राज्य की स्थापना हुई धर्म के आधार पर ही होती थी और राज्य का प्रत्येक कार्य का संचालन धर्म को दृष्टि में रखते हुए ही किया जाता था और धर्म के विस्तार हेतु किया जाता था। ठीक है, क्यों किया जाता होगा खुद सोच के देखिए आप, उस समय धर्म को इतना महत्व क्यों दिया जाता था? क्योंकि नए नए लोग थे, पहली बार लोग व्यवस्थित हो रहे थे, धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहे थे, तो उन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए धर्म से भयभीत करना, क्योंकि देखिए धर्म दोस्तों व्यक्ति को मैनेज करता है, प्रबंधित करता है, भय उसके अंदर पैदा करता है ना, और जिस व्यक्ति के अंदर भय होता है वही अच्छे से मैनेज्ड रह पाता है। तो उन लोगों को उस समय मैनेज करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, अर्थात राज्य को धर्म के साथ जोड़ा गया था और इसलिए राज्य के जितने भी कार्य थे, अर्थात राज्य राजनीति के जितने भी सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों का जो प्रतिपादन हुआ वो धर्म के अंग के रूप में किया गया। ठीक है ना, तो प्राचीन भारत में राज्य और शासन का सर्व प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और राजा को निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा शत्रु से भी धर्म युद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात कि हर एक क्षेत्र में धर्म का पालन होना आवश्यक है, हर एक प्रत्येक क्षेत्र में। तो राजा को भी एक निर्देश दिया गया कि भाई आप स्वयं धर्म का पालन करते हुए युद्ध को अंजाम दोगे, अर्थात युद्ध करोगे, धर्म युद्ध आप करोगे। जैसे धर्म युद्ध अर्थात युद्ध में कुछ नियम होते हैं, है ना, उन नियमों का पालन करते हुए आप किसी से युद्ध करोगे। इसके अलावा आप जनता से, जो आपके राज्य की जनता है, उससे धर्म का पालन करवाओगे। ठीक है, और जो धर्म का पालन नहीं करेगा उसको दंडित करोगे, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं उस समय के राज्यों में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राज्य नितांत आवश्यक और उपयोगी। देखिए उस समय देखिए, अब जब राज्य कब उत्पन्न होगा, कब राज्य उत्पन्न होगा? जब किसी चीज की उसकी आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता होती है तभी उस चीज का विकास होता है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आज आवश्यकता ही जो है, आवश्यकता ही विकास की जननी है ना। तो आवश्यकता के बिना किसी चीज का विकास संभव नहीं है, या फिर कहें कि आविष्कार ही मान लीजिए आप लोग, है ना, कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक किसी का आविष्कार संभव नहीं है। तो कहावत तो ऐसी है कि जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो बिल्कुल सही बात है ना। जैसे जैसे आवश्यकता उस समय राज्य की होने लगी, आवश्यकता पड़ने लगी, वैसे वैसे राज्य उत्पन्न होने लगा और इसीलिए उस राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया गया उस समय के विचारकों के द्वारा। ठीक है, तो प्राचीन विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासन के अभाव में जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। तो उस समय के विचारकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर राज्य शक्तिशाली नहीं होगा, अगर राज्य नहीं होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो 3 लक्ष्य होते हैं जिसके लिए व्यक्ति जीता है, जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं, 3 लक्ष्य व्यक्ति के, और वो 3 लक्ष्य कौन कौन से बताए थे दोस्तों यहाँ पर? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को व्यक्ति बिना राज्य के प्राप्त नहीं कर सकता।
राज्य की अनिवार्यता, नेक्स्ट है राज्य की अनिवार्यता और उपयोगिता बताने के लिए ही अराजकता के दोषों की विस्तृत विवेचना की गई थी। किसकी? अराजकता के दोषों की, अराजकता के दोषों की। तो यहां पर जनता को समझाया गया, जनता को समझाया गया कि भाई अगर राज्य नहीं होगा, अगर राज्य शक्तिशाली नहीं होगा, अगर राज्य जनता को प्रबंधित नहीं करेगी तो उस राज्य में या उस देश में, उस जनता में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए अराजकता से भयभीत, डराया गया लोगों को, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर डर होगा तभी वो राज्य को एक्सेप्ट करेगा, राज्य के नियमों का पालन करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट है राज्य व शासन के ध्येयों के संबंध में एक मता ध्येय, अर्थात मैंने बताया आपको लक्ष्य, ठीक है। तो राज्य और शासन के जो लक्ष्य है उनके संबंध में एक मत्ता किस प्रकार हो सकती है कि सभी विचारक इस बात को लेकर के सहमत है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य व्यक्तियों से उनके धर्म का पालन कराना होता है। राज्य का सबसे पहला कार्य क्या होगा कि जो उस राज्य की जनता है उस जनता से धर्म का पालन करवाए, धर्म का पालन करवाए। और धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्णाश्रम धर्म और आश्रम धर्म सभी, मतलब जो व्यक्ति का जो धर्म, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उस धर्म में व्यक्ति के सभी धर्म आ जाएंगे। सभी धर्म जैसे कि व्यक्ति का एक तो स्वयं का धर्म हो जाएगा, इसके अलावा वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम का धर्म, जितने भी वर्ण हमने डिस्कस किए थे, वर्ण के अंतर्गत जो धर्म थे उन सभी धर्मों को, सभी धर्म भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा जो आश्रम की हमने बात की थी, आश्रम के भी सभी धर्म इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मनुस्मृति, रामायण, कामकंद, नीति शास्त्र और शुक्र नीति सार। इसमें भी दोस्तों, इसमें भी राज्य और शासन के लक्ष्य के संबंध में ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। तो इनको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर इनको याद रख लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि मनुस्मृति, रामायण, कामकंद, नीति शास्त्र और शुक्र नीति सार, इनमें भी राज्य को ही अति आवश्यक बताया था किसी भी जनता के विकास, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए। तो भारतीय राज्य दर्शन में राजा के लिए धर्म का पालन आवश्यक बताया गया है, ठीक है। राजा के लिए, भारतीय जो हमारा राजनीतिक चिंतन था उसके अंतर्गत राजा के लिए धर्म का पालन आवश्यक बताया गया है और साथ ही साथ में वो जनता से धर्म का पालन करवाएगा भी, ठीक है, करता भी है। वो पालन, अगर वो राजा अगर पालन स्वयं धर्म का पालन नहीं करता है या जनता से धर्म का पालन नहीं करवाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि राजा अधर्मी है। और अगर राजा अधर्मी होता है तो दोस्तों यहाँ पर विचारकों ने स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसा राजा आपको मिला है जो धर्म का पालन नहीं करता है तो उस राजा के विरुद्ध में विद्रोह करके उसको सिंहासन से आप हटा सकते हो, उसे सिंहासन से हटा सकते हो, हटाने का आपको अधिकार है, अर्थात जनता को अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य के साथ ही साथ में जनता को भी संबोधित किया गया है उन विचारकों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय विचारकों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति, अर्थात जो भारतीय विचारक थे हमारे, उन सभी विचारकों में किस प्रकार से उनके विचारों में समन्वय देखने को मिलता है। तो भारतीय राज्य दर्शन की एक प्रमुख विशेषता उसकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति है। भारतीय विचारकों की चेष्टा यह रही है कि सभी स्थितियों और विचारकों को समन्वयात्मक दृष्टि से देखा जाए, समन्वयात्मक दृष्टि से देखा जाए। सर्वप्रथम दोस्तों सबसे पहले लौकिक और पारलौकिक तत्वों का समन्वय करते हुए राज्य का लक्ष्य बताया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब जरा यहाँ पर देखिए राज्य का लक्ष्य, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्य का लक्ष्य कि राज्य अपने कार्यकाल में किस पर फोकस करे, किस पर फोकस, जैसे कि आज हम किस पर फोकस करते हैं, आज हमारी सरकार, हमारा राज्य किस पर फोकस करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डेवलपमेंट पर, है ना। इसके अलावा अंतरिक्ष के विकास पर, अंतरिक्ष कार्य जितने भी कार्य होते हैं उसके विकास पर, या जीडीपी के विकास पर, इस प्रकार से जनता के आर्थिक वृद्धि पर ज्यादा फोकस करता है ना। लेकिन उस समय जो राज्य था, उस समय के राज्य के लक्ष्य ही थे कि व्यक्ति के धर्म, एक मिनट, ओके, व्यक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार प्रमुख लक्ष्य थे राज्य के, जो कि इन्हें, राज्य को ही ये प्राप्त करना था जनता के लिए, है ना, कि जनता धर्म का पालन करती रहे और अर्थ अर्थात उसके पास में इतनी आय हो कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके अलावा काम और मोक्ष की भी प्राप्ति वो कर सके, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सके। तो धर्म और मोक्ष इसके में दोस्तों परलोक के लिए बताया गया है। कौन कौन बताया गया है, एक मिनट पेन लेते हैं। धर्म और मोक्ष दोस्तों यहाँ पर काय के लिए बताया गया है, परलोक के लिए बताया गया है। और लौकिक के लिए या लोक के लिए, मतलब कि
वर्तमान जीवन के लिए, उसके जीवन के लिए या उसके भौतिक जीवन के लिए आवश्यक अर्थ और काम को ज्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक और परलोक दोनों का समन्वय किया गया है ना। और ये यहाँ पर लगभग सभी विचारक एक मत थे, इन बातों पर लगभग भारतीय सभी विचारक एक मत थे। तो इन विचारों की दृष्टि में धर्म और अर्थ तथा काम और मोक्ष में परस्पर विरोध नहीं, बल्कि ये पूरक बताए गए थे। ये पूरक बताए गए थे। इन्होंने कहा था, इन विचारकों ने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखिए, अब अगर एक तरह से देखा जाए, अगर आप इन चारों के शब्दों के अर्थ समझते हैं तो दोस्तों इन चार आपस में ही एक दूसरे के विरोधी है। जैसे कि धर्म और अर्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी है, काम और मोक्ष ये भी आपस में एक दूसरे के विरोधी है ना। लेकिन अधिकता के कारण ये विरोधी होते हैं। किसकी अधिकता के कारण ये विरोधी होते हैं? जैसे धर्म अर्थ का विरोधी है। अगर अर्थ की भावना ज्यादा होगी, अधिकता होगी, सीमा से अधिक होगी, तो ये धर्म का विरोधी बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर काम की प्रबलता अत्यधिक होगी तो मोक्ष के लिए यह जो है इसका विरोधी बन जाएगा, है ना। तो परस्पर विरोधी थे, लेकिन इनका भी समन्वय करते हुए इन्हें एक दूसरे का पूरक बताया गया है प्राचीन विचारकों के द्वारा। और राज्य शास्त्र के नियमों में भी इसी प्रकार का समन्वय है। मन, वाणी और कर्म से अहिंसा का आग्रह करते हुए भी धर्म के लिए युद्ध करना और चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के लिए दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना उचित ठहराया गया है। ठीक है, हालांकि इन हिंसा को महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धर्म पूर्वक युद्ध लड़ना उचित ठहराया गया था। अर्थात कि जो विचारक थे उन्होंने उचित कहा था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो पा रहा है ना। चलिए दोस्तों, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो देखिए, पहली ही क्लास है हमारी, पहली क्लास है तो उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 4-5 लेक्चर तक आप फॉलो कीजिए, अपने आप सब कुछ समझ आने लगेगा, अपने आप समझ आने लगेगा। और यकीन मानिए 4-5 लेक्चर हो जाने दीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को जब आप देखेंगे ना तो आपके लिए बिल्कुल ही बच्चों जैसा लगेगा कि आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंतर्गत, है ना। तो आप निश्चिंत होकर रहें। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है, देखिए पहली क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, मैं जानता हूं, है ना। तो ज्यादा अभी लोड ना ले, पहली क्लास है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है मानव में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता। अब इसका अर्थ क्या हुआ? प्राचीन विचारक ये कहते थे, और जो कि संभव भी था दोस्तों। और संभव क्या था? अब देखिए, प्राचीन विचारकों का मानना यह था कि भाई जो व्यक्ति है उसमें जितने भी दुर्गुण हो सकते, जितने भी दुर्गुण है ना, जो बुरे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जितने भी वो दुर्गुण हो सकते हैं ना, सभी व्यक्ति के अंदर होते हैं। जैसे लालच होता है उसके अंदर, दुष्टता होती है उसके अंतर्गत, है ना। जितने भी कपट, भ्रष्टाचार, जितनी भी गंदी चीजें हो सकती सब इंसान के अंदर है। तो वो विचारक ये मानते थे, है ना, वो विचारक ये मानते थे। तो उन दुर्गुणों से व्यक्ति को दूर रखने के लिए उन विचारकों का कहना था कि राज्य को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, राज्य को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और जब राज्य अर्थात राजा, है ना, जब राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो वो उसे दंडित भी कर सकेगा। मतलब किसी ना किसी प्रकार के डर के कारण ही व्यक्ति को दुर्गुणों से दूर रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था कि आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता। आसुरी समझते ना, तो आसुरी अर्थात कि असुर सोच वाला, असुर के गुणों वाला, है ना। तो मानव में सद असद किन प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है? सद अच्छी या बुरी, कौन सी प्रवृत्तियों की अत्यधिक प्रबलता होती है? इस संबंध में भारतीय विचारक मनुष्य को स्वाभाविक रूप से देखिए, मनुष्य है तो स्वाभाविक रूप से वो कैसा हो सकता है? स्वार्थी होगा, दुष्ट होगा, झगड़ा करने वाला होगा, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण करने वाला होगा, है ना। तो ऐसा ये लोग मानते, अर्थात ये विचारक मानते थे। मनु मनु लिखते हैं कि निर्दोष और शुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति अब बहुत कठिनाई से मिलता है। शुद्ध व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि राज्य को शक्तिशाली बनाने पर सभी विचारकों ने अपना एक मत दिया, मतलब एक मत रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट की दंड शक्ति को अत्यधिक महत्व। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो हमने बात की थी, इस स्लाइड पर जो बात की है, आसुरी शक्ति की प्रबलता होती है व्यक्ति के अंदर। जितने प्रकार के भी दुर्गुण होते हैं, तो लगभग सभी प्रकार के दुर्गुण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। अब उस पर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता भाई, है ना। जैसे कि अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को देख लीजिए, है ना। टेलीग्राम पर एक डिस्कशन ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप खुद ही मालूम है।
तो वहां पर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को कोई कंट्रोल कर पाता है तो वो सिर्फ जिस कार्य के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है वही डिस्कशन करता है, या कोई अपनी आसुरी प्रवृत्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो अपनी आसुरी प्रवृत्तियां दिखाता है वहां पर, है ना, तो इधर उधर की कमेंट करता है। तो हर जगह दोस्तों वो चीजें देखने को मिलती है, स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगी, है ना। अब जो भी ऐसे दोस्त हैं वो हालांकि समझ सकते हैं, जो समझना है उनको, ठीक है। तो इसके इसी प्रकार से दोस्तों मनु ने लिखा है, तो मनु ने ही लिखा था कि व्यक्ति के अंदर एक आसुरी प्रवृत्ति होती है, इस कारण से उस समय तक, प्राचीन समय की हम बात करें तो उस समय में एक शुद्ध या ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो जब व्यक्ति के अंदर ऐसे दुर्गुण भरे पड़े होंगे तो दुर्गुण से व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है? अगर उसके लिए दंड निर्धारित कर दिया जाए कि अगर व्यक्ति ऐसी दुष्टता करता है, ऐसा भ्रष्टाचार फैलाता है, भ्रष्ट होता है, या किसी अन्य व्यक्ति को आघात करता है, चोट पहुंचाता है, तो उसे क्या दंड मिलेगा, अगर वो उसे निर्धारित होगा, उसे पहले से पता होगा, तो वो ऐसे कार्य करने से बचेगा, है ना। और इसी के लिए ही दोस्तों यहाँ पर दंड को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, दंड को अत्यधिक महत्व दिया है, ठीक है। तो भारतीय विचारक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते थे, अथवा मानते थे कि व्यक्ति के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां होती है, इसी कारण अनेक दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। तो महाभारत के शांति पर्व के अनुसार धर्म और अर्थ की रक्षा दल द्वारा होती है और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने ब्रह्म तेज में दंड का विधान किया है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों, थोड़ा सा अगर याद रख लेंगे कोई मुश्किल नहीं है, पहली बार आती है तो डिफिकल्ट लगती है। जैसे कि देखिए महाभारत में एक शांति पर्व है, शांति पर्व के अनुसार धर्म और अर्थ की रक्षा दल के द्वारा जो है प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने जो है ब्रह्म तेज में दंड का विधान किया है, ब्रह्म तेज में दंड का विधान किया, किसने? ईश्वर ने किया है। क्योंकि जो प्राचीन राजनीतिक विचारक थे हमारे, वो राज्य को जो ईश्वर प्रधान मानते थे। अगर आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा ईश्वरीय सिद्धांत, है ना, ईश्वरीय सिद्धांत या उसको देवीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी समर्थक हैं, उसको मानने वाले जितने भी समर्थक हैं, उन सबका ये कहना है कि जो राज्य है, राज्य ईश्वर की देन है, ना कि किसी मनुष्य की देन, ठीक है, ना किसी समाज की देन है, ईश्वर की देन है। तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ कहा गया है कि महाभारत की जो शांति पर्व है उसमें ये लिखा हुआ है, उसका ये मानना है कि ईश्वर ने ब्रह्म तेज में दंड का विधान इसीलिए किया है ताकि व्यक्ति की आसुरी शक्तियों, आसुरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सके, ठीक है ना। तो व्यक्ति की आसुरी शक्तियों को दूर करने के लिए एक दंड का विधान होना चाहिए, है ना। बिना दंड के तो फिर व्यक्ति जो है अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, है ना, अनियंत्रित हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति अनियंत्रित होता है तो उसके अंदर जो भी आसुरी शक्तियां होती है, जो गलत विचार होते हैं, जो गलत भावनाएं होती है, जितनी भी गंदगी अंदर भरी पड़ी हुई होती है, वो सब एक एक करके बाहर निकलने लगती है ना। और उसी से व्यक्ति का चरित्र से लेकर के भविष्य, वर्तमान सब तो टोटल अंधकार में हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी पर कंट्रोल करने के लिए उसको नियंत्रित करने के लिए ही एक राज्य को शक्तिशाली बनाते हुए उसमें एक कठोर दंड का प्रावधान किया गया था उस समय। और इसके ये सबके सब समर्थक थे, जितने विचारक थे सब समर्थक थे, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों थी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है। तो जो हमारा प्राचीन समय का जो राज्यों की जो राजनीति थी हमारी, वो इस प्रकार की थी। अब पूरे लेक्चर में आपको क्या समझ आया है इसमें दोस्तों? एक कहीं ना कहीं हमें एक चीज तो बार बार मिली है कि राज्य का शक्तिशाली होना और जनता को धर्म पर चलाना, धर्म का पालन करवाना, राज्य का शक्तिशाली होना, धर्म का पालन करवाना और जनता को दुर्गुणों से दूर रखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करना,
है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप खुद एक एनालाइज करके समझ सकते हो कि प्राचीन समय के जो विचारक थे उन्होंने अधिकतम इसी बात पर जोर दिया है कि जनता में दुर्गुण भरे पड़े हैं, उनको दूर करने के लिए राज्य का शक्तिशाली होना आवश्यक है और राज्य को ये पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वो जनता को अपने अनुसार दंडित कर सके। इसके अलावा जो राज्य का जो राजा होगा उसके लिए भी एक आवश्यक विधान था कि वो धर्म का पालन करे और जितने भी अपने राज्य कार्य के अंतर्गत, राज्य समय के अंतर्गत जितने भी वो युद्ध कर रहा है वो धर्म पूर्वक युद्ध करे और जनता से भी धर्म का पालन करवाए। और अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता है तो जनता को ये अधिकार दिए गए थे कि जनता ऐसे राजा को उसके सिंहासन से उखाड़ के फेंक दे, संघर्ष के द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4 से 5 टर्मिनोलॉजी पर, 4 से 5 बातों पर ही पूरा जो है ये पूरे विशेषताओं वाला कंसेप्ट पूरा घूमता रहा है ना। 6 टॉपिक पर हमने बात की, 6 टॉपिक में लगभग हमको 4 से 5 चीजें अधिकतर देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट एनालाइज करना है, किसी भी टॉपिक का एनालाइज करना है। जो आपने पढ़ा है उसको अपने मस्तिष्क की क्षमताओं के अनुसार उसके बारे में सोचना है, उसका थोड़ा विस्तार करके देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये होता है सेशन अपना एंड होता है। ठीक है, इसमें और देखिए मनुस्मृति भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों, मनुस्मृति को एग्जांपल में ले सकते हैं। मनुस्मृति ने भी दंड को ही जो देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी दंड की महिमा का बखान किया है, दंड की महिमा का बखान किया है। देखिए कितने प्यारा शब्दावली है, दंड की महिमा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति पाई जाती है, इस कारण से मनुस्मृति भी इस बात की पक्षधर थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये पर अपना जो सेशन है आज का एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत, हम दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मनु पर, और मनु की क्लास के बाद में फिर हम बात करेंगे कौटिल्य पर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके, अर्थात जो प्रथम यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत हमारे ये जो है 3 टॉपिक थे, जिसमें आज विशेषताओं पर हम कंप्लीट कर डिस्कशन कर चुके हैं, और मनु और कौटिल्य ये 2 और बचते हैं हमारे। तो एक एक क्लास में हो सकता है एक की जगह 2 क्लास आए इन पर, लेकिन कोशिश करेंगे मनु और कौटिल्य को हम एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो विचारक होंगे दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन बेसिक तैयार करने के लिए ये ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में जो भी नए स्टूडेंट है व्हाट्सएप नंबर यहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से लिंक है दोस्तों, इस प्रकार का वहां आपको ग्रुप का एक लोगो देखने को मिल जाएगा, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि टेलीग्राम पर भी 4-5 ग्रुप हो चुके हैं लोधा जी क्लासेस नाम से, है ना। 2 ग्रुप तो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, बाकी का मुझे नहीं पता कहाँ से आ गए वो, या किसी ने बनाए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो काफी ग्रुप देखने, 4 से 5 ग्रुप भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन जिस ग्रुप पर आपको ये वाला लोगो दिखे उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली अपडेट हमारी क्लासेस का मिलती रहेंगी उसी ग्रुप पर। इसके अलावा क्लास नोट्स भी आपको वहीं पर ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।